नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर एमपीटीईटी वर्ग 3 की तैयारी करवाई जा रही है। इसमें आपको टॉपिक वाइज, अध्याय वाइज, यहां तक कि मैराथन क्लास भी आपको दे चुके हैं। यदि उन वीडियो को आपने नहीं देखा है, देख लीजिएगा। आज क्या खास लेकर आए हैं तो पर्यावरण अध्ययन में यहां पर कृषि से संबंधित आपको 55 प्रश्न मिलने वाले हैं। इसमें से हमने मिट्टी के प्रश्न हटा दिए क्योंकि मिट्टी से संबंधित हम प्रश्न ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। टोटल 55 प्रश्न मिलेंगे। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए थे उनको भी रखा गया है, तो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है ना। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक कौन। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक के बारे में पूछा गया। डॉक्टर गगनेश शर्मा, कृष्णा बिहारी, प्रियंका प्रधान या फिर रविंद्र कुमार। ये आपका एमपीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर गणेश शर्मा। इनका सही नाम है गगनेश शर्मा। क्या होगा, गगनेश शर्मा, है ना। ये राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक होंगे। ये कहां पर स्थित है, तो ये गाजियाबाद में स्थित है। कहां पर है, गाजियाबाद। और गाजियाबाद कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यदि आपसे पूछे कि भैया जैविक खेती क्या होती है, तो जैविक खेती में जो आपका रासायनिक उर्वरक होता है या फिर जो आपका कीटनाशक होता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है जैविक खेती में। यदि आपसे राज्य के बारे में पूछे तो भैया जो औपचारिक रूप से 100% जैविक राज्य किसको घोषित किया गया है, तो वो सिक्किम को किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। कब किया गया है, 2016 में, है ना। साल 2016 में औपचारिक रूप से 100% जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया है। ये आपका राज्य है ना। यदि केंद्र शासित के बारे में पूछे भैया वो कौन सा जैविक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है लक्षद्वीप। कौन सा होगा, लक्षद्वीप होगा। याद रखिएगा, दोनों ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये आपका राज्य है। तो करेक्ट आंसर आपको बता ही दिया है, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, और एक और प्रश्न यदि पूछे भैया आधुनिक जैविक खेती के जनक के बारे में पूछ ले सीधा सीधा आपसे, आधुनिक जैविक खेती के जनक कौन होंगे, तो वो होंगे आपके सर अल्बर्ट अल्बर्ट हावर्ड। ये कौन होंगे, आपके आधुनिक जैविक खेती के जनक होंगे। याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न, विटिकल्चर जिसको द्राक्षा कृषि भी कहते हैं, ये किसकी खेती भैया, रेशम की है, अंगूर की है, मछली की या फिर फूल की है, किसकी है विटिकल्चर। तो याद रखिएगा, ये अंगूर की खेती किसकी है, अंगूर की खेती होती है विटिकल्चर। याद रखिएगा, यहाँ पर रेशम विकल्प में है। रेशम की खेती को क्या बोलते हैं, तो इसको सेरीकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। मछली पालन को क्या कहा जाता है, तो मछली पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है या फिर पीसी कल्चर कहा जाता है, पीसी कल्चर, है ना। फूल की बात कर लेते हैं। फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, तो इसको फ्लोरोकल्चर कहा जाता है। याद रखिएगा, अंगूर को विटिकल्चर, रेशम को सेरीकल्चर, मछली को पीसीकल्चर और फूल को फ्लोरोकल्चर कहा जाता है। चारों के बारे में आपको बता दिया। चलिए, अगला प्रश्न, कृषि में पडलिंग जिसको कीचड़ घुलना बोलते हैं, ये किसमें आवश्यक है, चावल के खेत में, कपास के लिए। कोड में आपको बताना है। तो सरल सा प्रश्न है भैया, चावल के लिए है मात्र, है ना, कपास के लिए नहीं होता है। तो सही कोड क्या होगा आपका, केवल पहला होगा। आंसर आपका पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा की जाती है। ये भी सरल सा है और ये प्रश्न भी आपका एमपीटीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सरल सा प्रश्न है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, केचुआ, है ना। जो केचुआ होता है, ये जो जीव होता है, ये वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए कार्यान्वित की गई है। कौन सी परियोजना है भैया, जोहड़ है, मीरू है, हरियाली है या फिर नीरू है, कौन सा है। देखिए, वो होगा आपका हरियाली, है ना। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक वाटरशेड विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए जल के संरक्षण में सक्षम बनाना है। तो वो कौन सी परियोजना होगी, हरियाली परियोजना होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया भैया, तापमान में वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, तापमान में कमी या फिर भूजल स्तर में कमी। वनोन्मूलन का परिणाम कौन सा नहीं है, सीधा सीधा पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका, देखिए तापमान में वृद्धि होती है लेकिन तापमान में कमी नहीं होती, इसका परिणाम नहीं होगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न, यूरिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जो यूरिया होता है जो खेतों में डाला जाता है, ये किसका उदाहरण है। सरल उत्तर है, दृढ़ीकृत है,
मिश्रित उर्वरक है या फिर सम्मिश्र उर्वरक है? तो यूरिया के बारे में यदि पूछे तो याद रखिएगा ये सरल उत्तर होता है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर इसे कहा जाता है। तो पहला वाला विकल्प भी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई का पारंपरिक विधि नहीं है? पारंपरिक विधि जो जो पुरानी विधियां हैं उनके बारे में पूछा गया है। मोट, ढेकली, रहट या फिर छिड़काव तंत्र। तो जो छिड़काव तंत्र है ये आपका पारंपरिक विधि नहीं है। देखिए और भी मैं आपको पारंपरिक विधि बताऊंगा क्योंकि इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपके एमपीके 2022 में पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपका होगा खाई, इसमें है नहीं तो यहाँ लिख देता हूं मैं, आपका खाई हो गया, है ना। चेन पंप, याद रखिएगा चेन पंप के बारे में, ये भी आपका पारंपरिक विधि है ना, चेन पंप। ढेकली आपके विकल्प में है। उसके बाद में रहट, रहट को उत्तोलक तंत्र, इसे लीवर सिस्टम भी कहा जाता है। साथ में याद रखिएगा बेसिन, ये भी आपकी पारंपरिक विधि है। साथ में चेक बेसिन, चेक बेसिन, साथ में फरो, फरो को भी याद रखिएगा, फरो, है ना। और उसके बाद में जो स्ट्रिप सिंचाई होती है, स्ट्रिप सिंचाई लिख देता हूं यहां पर, स्ट्रिप सिंचाई, ये भी आपकी क्या है, पारंपरिक विधि है। तो इन सारी पारंपरिक जो विधि है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। छिड़काव तंत्र जो है ये पारंपरिक विधि के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पूछा गया था भैया ये प्रश्न, देखिए डबल से पूछ लिया गया। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी सिंचाई का पारंपरिक तरीका है। मैं सारे आपको पारंपरिक तरीके बता चुका हूँ। छिड़काव तंत्र विकल्प में था भैया, ये तो नहीं है। अब आपके पास बचे 3, उपसतह ट्रिप तंत्र, चेन पंप, ट्रिप तंत्र। क्या बताया था मैंने आपको? चेन पंप बताया था विकल्प में, विकल्प में ट्रिप तंत्र नहीं था, है ना, वो स्ट्रिप सिंचाई थी। यदि आपको कंफ्यूजन हो तो पीछे मुड़कर देख लीजिएगा, यानी पीछे कर लीजिएगा वीडियो, आप सोचेंगे भाई ट्रिप बताया, ट्रिप नहीं बताया था, स्ट्रिप बताया था, है ना। तो चेन पंप आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशे का उदाहरण है? कृत्रिम रेशे का कौन सा उदाहरण नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान या फिर जूट। सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा आपका जूट हो गया, कपास हो गया, रेशम हो गया। जूट, कपास और रेशम, ये तीनों ही कृत्रिम रेशे नहीं है। ये कौन से रेशे हैं? तो ये प्राकृतिक रेशे हैं। कौन से हैं? प्राकृतिक रेशे, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चावल में उगाया जाता है उत्तर और पूर्वी भारत के मैदान में, भारत के तटीय क्षेत्र में। अब यहाँ पर कूट में आंसर देना भैया, पहला सही है, दूसरा दोनों या फिर दोनों नहीं। क्या होगा सही आंसर? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका दोनों। ये उत्तर और उत्तरी पूर्वी भारत के मैदान में भी उगाया जाता है और भारत के तटीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। अब यहाँ पर पूछ लिया आपसे मैदान, तटीय क्षेत्र, लेकिन यदि राज्य पूछ ले तो फिर उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। तो चावल के जो प्रमुख उत्पादक राज्य, उसमें आपको पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, ये सभी के सभी जो है चावल के उगाए गए राज्य, चावल उगाए जाते हैं यहाँ पर, है ना, प्रचुर मात्रा में। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट है। और भी जानकारी दूंगा, जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे आपको जानकारी मिलती जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी भी कहा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा खरीद निम्नलिखित में से किन फसलों के लिए होती है? गेहूं और चावल, गेहूं और मक्का, चावल और मक्का, चावल, गेहूं और मक्का, किसमें होती है? तो याद रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो होगी आपकी गेहूं और चावल होगा, मात्र गेहूं और चावल। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इसमें चावल, इसमें सॉरी जो मक्का है ये इंक्लूड नहीं है। लेथियम और साइरेनस रोटेटस इसके उदाहरण है। ये जो नाम है ये किसके उदाहरण है ये पूछा गया है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं ये, फसल खाने वाले कीड़े हैं, खरपतवार है या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ पर ये सभी के सभी क्या होंगे? खरपतवार होंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? खरपतवार के अंतर्गत। और खरपतवार क्या होता है? कृषि योग्य भूमि में जो अनावश्यक पौधे होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लेथियम को गोखरू भी कहा जाता है, याद रखिएगा गोखरू। यदि विकल्प में यहाँ पर या प्रश्न में दे दे कि भाई गोखरू हो गया, है ना। साइरेनस रोटेटस को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है मोथा। आपने एक नाम सुना होगा गाजर घास का, है ना, गाजर घास का नाम सुना होगा। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पार्थेनियम। पार्थेनियम, याद रखिएगा। ये सभी के सभी क्या होंगे? आपके खरपतवार होंगे, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तो सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृषि प्रयोजनों के लिए गुल और कुल सिंचाई प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर गुल और कुल सिंचाई प्रणाली के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, इसके बारे में पूछा गया है। क्या वो तटीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र या फिर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है? तो जब गुल और कुल सिंचाई की बात आए तो आपको पता होना चाहिए वो प्रसिद्ध क्षेत्र होगा आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। यदि यहाँ पर राज्य के बारे में पूछे कि भाई राज्य कौन सा होगा तो हिमाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। यदि राज्य के बारे में पूछे तो कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। और क्षेत्र के बारे में पूछे तो पश्चिमी हिमालय होगा। साथ में ये गुल और कुल सिंचाई होता क्या है? तो जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले जो लोग होते हैं इनके द्वारा जो सिंचाई के लिए बनाई गई नहरें होती हैं उसी को क्या कहा जाता है? गुल और कुल सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न, कॉफी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं उगती? प्रश्न को हर बार आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर कॉफी के बारे में पूछा गया है, किस राज्य में नहीं उगती है? तो ये आपके केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, इन तीनों में उगाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये नहीं उगाई जाती है। याद रखिएगा, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक प्रश्न जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो वो कर्नाटक होगा। याद रखिएगा, है ना। कॉफी का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है। उसके बाद केरल हो जाएगा आपका, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा, इन सभी में भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा किया जाता है वो कर्नाटक में किया जाता है। याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का उद्देश्य क्या है? सरल सा प्रश्न, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करें, नीली क्रांति के लक्ष्य को, गुलाबी क्रांति के लक्ष्य को या फिर पीली क्रांति के लक्ष्य को। तो शहद कैसी होती है? मीठी होती है। तो मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करें, ये उद्देश्य होता है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भारत में हरित क्रांति, क्रांति से संबंधित आपके एमपीटेट एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे गए थे, 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। तो यदि आपको नहीं पता है क्रांति से संबंधित तो एक वीडियो अपलोड किया है, इसी पर आधारित है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं जानकारी आपको दूंगा। तो भारत में हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है, इनके श्रेय के बारे में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, वर्गीस कुरियन को, साचेज को या फिर परूदा को। तो जहां पर हरित क्रांति की बात आए तो याद रखिएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को श्रेय जाता है। साथ में एक और जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो होगी आपकी श्वेत क्रांति। कौन सी? श्वेत क्रांति। इसके जनक कौन है भैया श्वेत क्रांति के? तो आपको पता होना चाहिए इसके जनक होंगे वर्गीस कुरियन, जो आपके बी वाले विकल्प में है। यही किसके जनक होंगे? आपके श्वेत क्रांति के होंगे, जो कि आपके अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो हाल ही में हमने जाना कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी क्रांति हमारे देश के लिए न केवल खाद्य उत्पादन में राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थी, बल्कि हमें इसे निर्यात करने में भी मदद करती थी? वो कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, भूरी क्रांति या फिर काली क्रांति? देखिए हरित क्रांति के बारे में हमने बता दिया आपको, श्वेत क्रांति के बारे में। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? भूरी क्रांति। कौन सी? भूरी क्रांति। और इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है हीरालाल चौधरी। कौन है? हीरालाल चौधरी जी किसके? भूरी क्रांति के जनक है। काली क्रांति के कुछ पर्टिकुलर जनक नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका हम किसी भी प्रकार से जनक नहीं बता पा रहे, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जलवायु, मृदा, वन क्षेत्रों, संसाधनों, वर्षा आदि को प्रकट करते हैं? यदि प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आंसर आपके सामने होगा। यहाँ पर जलवायु, मृदा, वन क्षेत्र, संसाधन, वर्षा आदि को प्रकट कौन करता है? प्राकृतिक मानचित्र करेगा, राजनीतिक नहीं करेगा, आर्थिक नहीं करेगा, सामाजिक नहीं करेगा, कौन करेगा? प्राकृतिक मानचित्र करेगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का मुख्यालय, देखिए भारत में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का मुख्यालय पूछा गया है और काफी अच्छा प्रश्न है। और ये आपके एमपीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। भोपाल में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर भुवनेश्वर में? करेक्ट आंसर होगा आपका कोलकाता। भारत में जो राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का मुख्यालय होगा वो कोलकाता में होगा। यहाँ पर पटसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। यदि पूछे आपसे कि दुनिया में, कहां पूछे? दुनिया में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका होगा भारत, दुनिया में, है ना। और भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पूछे तो वो होगा आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पटसन उत्पाद करने वाला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। और भारत में पटसन उत्पाद करने वाले जो और प्रमुख राज्य है, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद में आपका असम हो गया, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य पटसन
के उत्पादन राज्य है, तो याद रखिएगा यदि सबसे ज्यादा पूछे तो आपका होगा पश्चिम बंगाल, विश्व में पूछे तो वो होगा भारत, है ना। चलिए, मुख्यालय के बारे में आपको बता दिया है कोलकाता। अगला प्रश्न, वृक्षों के कृषि उपयोग सहित कृषि और वृक्षों की परस्पर क्रिया क्या कहलाती है? कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, वन प्रबंध या फिर वन संरक्षण। तो यदि प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कृषि और वृक्षों की परस्पर क्रिया कृषि वानिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? कृषि वानिकी। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भूमि क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? जो भूमि क्षरण है वो किसके द्वारा रोका जाएगा भैया? शाकाहारी जानवर द्वारा चरने की अनुमति। तो इससे क्या रोका जाएगा? भूमि को ढलने के लिए फसल उगाना, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाना या फिर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, घटाना लिखा हुआ है ना, और मिट्टी की उर्वरता घटाना या फिर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। तो भूमि क्षरण जो रोका जा सकता है वो रोका जा सकता है भूमि को ढकने के लिए फसलें उगाना, इससे आप भूमि क्षरण को रोक सकते हैं। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बायोमास ऊर्जा का जो सबसे बड़ा संभावित स्रोत है वो कौन सा? बायोमास ऊर्जा के बारे में पूछा गया। धान, चावल, वानिकी अवशेष या फिर शैवाल, है ना। फोर्थ वाला विकल्प होगा खोई, गन्ने का रेशेदार अपशिष्ट। तो बायोमास ऊर्जा का जो सबसे बड़ा संभावित स्रोत होगा वो खोई, जिसे गन्ने का रेशेदार अपशिष्ट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ लकड़ी के जो अवशेष होते हैं या फिर जो लकड़ी के अपशिष्ट होते हैं वो भी सबसे बड़ा स्रोत है। यदि विकल्प में ये ना दे, लकड़ी के बारे में दे तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, भूतापी ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? लकड़ी जलाने से, जमीन के नीचे से, प्राकृतिक गैस के रूप में या फिर सूरज की रोशनी से। यदि प्रश्न पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा भूतापी। भूमि की तापी ऊर्जा के बारे में पूछा गया है, तो भूमि की बात की जा रही है तो ये जमीन के नीचे से प्राप्त होगी, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत में कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण मार्ग कौन सा है? कृषि उत्पाद की गुणवत्ता अमूल है, एक मार्क है, ASI है या फिर सांची है? कौन सा होगा आपका? एक मार्ग होगा, है ना। कृषि उत्पाद की जो गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो प्रमाणीकरण मार्ग बनाया गया है वो एक मार्ग को बनाया गया है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कृषि में शामिल क्या क्या है भैया? फसलों को उगाना, फूलों को उगाना, पशुपालन, कूट में आपको आंसर देना है। देखिए, कृषि के अंतर्गत आपके फसलों को उगाना भी आएगा, फूलों को उगाना, है ना, पशुपालन भी कृषि के ही अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी वाला, 1, 2 और 3, है ना। चलिए, ज्वार एवं बाजरा निम्न में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करेगा भैया? उच्च नमी में, कम नमी में, नमी की अनुपस्थिति में या फिर औसत नमी में। तो जो ज्वार और बाजरा होता है इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, यानी कि कम पानी में अच्छा पैदावार होता है, अच्छा पैदा होता है, तो ये कम नमी में, है ना, कम नमी में भी ये वृद्धि करता है। तो ज्वार एवं बाजरा कम नमी में भी वृद्धि करेगा, कम पानी में भी ये वृद्धि करता है, अच्छा पैदावार होता है। बी वाला विकल्प भी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? देखिए, रबी से संबंधित भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो रबी और खरीफ की फसल और कब उगाई जाती है, सारी जानकारी हम इसी में आपको दे देंगे। देखिए, रबी की फसल कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। गेहूं, मटर, मूंग या फिर ग्राम। तो यहाँ पर मूंग जो है ये आपकी रबी की फसल नहीं होगी। किसकी फसल नहीं होगी? रबी की फसल नहीं होगी, ये खरीफ की फसल है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम रबी की फसल। रबी की फसल को कब उगाया जाता है? तो रबी की जो फसलें होती हैं इनको सर्दियों में, ये भी याद रखिएगा, सर्दियों में कब उगाया जाता है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। कब? अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसको उगाया जाता है या फिर बोई जाती है। और इसे काटा कब जाता है? तो वसंत ऋतु में। कब काटा जाएगा इसे? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में कब काटा जाएगा? तो अप्रैल से जून के बीच इसे काटा जाएगा रबी की फसल को, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख फसल के बारे में। रबी की जो प्रमुख फसल है उसमें आपका आ जाएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तिलहन और अलसी। ये सभी के सभी जो मैंने आपको अभी फसल बताई है ये रबी की प्रमुख फसलें हैं। अब बात करते हैं हम खरीफ के बारे में कि भाई खरीफ फसलों की जो बोया जाता है इसको ये या फिर उगाया जाता है, ये कब उगाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में उगाया जाता है खरीफ की फसल को। वर्षा ऋतु में कब उगाया जाता है? तो जून जुलाई में। कब? जून जुलाई में। और काटा कब जाता है? तो ये अक्टूबर के आसपास काटा जाता है खरीफ की फसल को। कुछ प्रमुख खरीफ की फसलें भी आपको बता देता हूं क्योंकि शायद 30 और 31 2 प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाएंगे और आपको पहले आंसर देना है उसका, है ना। खरीफ की प्रमुख फसलों में आपका धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, अरंडी, कपास, ये सभी के सभी जो फसलें होगी आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी, है ना। चलिए, यहाँ पर आंसर मैंने आपको बता दिया है। मूंग क्या है? आपका खरीफ की फसल है, ना कि रबी की फसल, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रबी की फसल निम्नलिखित में से किस महीने में बोई जाती है? अभी मैंने आपको बताया रबी की फसल के बारे में। 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट इसका आंसर दीजिए भैया। इसका आंसर क्या होगा? रबी की फसल को किस महीने में बोई जाती है? रबी की फसल
तो ये अक्टूबर से दिसंबर में। कब? अक्टूबर से दिसंबर में, है ना। यदि यहां पर पूछे कि भैया कौन से, तो सर्दियों में उगती है, सर्दियों में इसको बोई जाती है ना, याद रखिएगा क्योंकि आने वाला प्रश्न ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कौन सी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको महीने तो याद है कि भाई इस महीने में बोई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऋतु के बारे में पूछ ले कि भाई वर्षा ऋतु में या फिर सर्दियों में या फिर वसंत ऋतु में, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो वर्षा ऋतु के बारे में पूछा गया कि रबी की फसलें है, चारा फसलें, खरीफ की फसलें या फिर खरपतवार है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था उस फसल का नाम है खरीफ की फसल, है ना। खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु में यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। खाद को पलस्तर करने के बाद उपयोग के लिए तैयार होने में कितना समय लगता है, इसको अल्टा पल्टी करके इसको फिर छोड़ दिया जाता है, तो उसमें जो समय लगता है वो कितना लगता है, 4-5 महीने, 1 साल से अधिक या फिर 1 सप्ताह। तो वो जो समय लगता है वो 4 से 5 महीने लगता है। कितना? 4 से 5 महीना। भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल कौन सी? जब दूसरी पूछा गया तो पहली कौन सी, तो पहले सबसे पहले पहली फसल के बारे में बात कर लेते। पहली फसल है आपकी चावल। कौन सी है? चावल पहली फसल है। दूसरी कौन सी होगी भैया आपकी? तो दूसरी फसल होगी आपकी गेहूं। दूसरे नंबर पर आता है गेहूं, पहले नंबर पर कौन सा आता है आपका? चावल आता है, याद रखिएगा, है ना। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं मैं। यदि आपसे पूछे कि भारत में, देखिए यहां पर गेहूं की बात की जा रही है, सबसे पहले गेहूं की बात कर लेते हैं कि भारत में गेहूं जो है ये सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं का उत्पादन। राज्य कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन, है ना। और भारत में चावल की बात करें कि भैया चावल कहां पर उत्पादन होता है चावल का, तो ये होता है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, है ना। तो चावल कहां होगा? पश्चिम बंगाल में, और गेहूं होगा आपका उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न। गलत कथन को आपको चुनना है, गलत कथन को आपको चुनना है, चिन्हित करना है। धान की खेती के लिए समतल खेत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नारियल के बाग कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर फसल की खेती विरले ही की जाती, बिल्कुल की जाती। ऊंचे पहाड़ी इलाकों की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है। और यही पूछा गया कौन सा गलत है, तो ये आपका डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कथन आपका गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न। रिक्त स्थान उर्वरकों में अग्रणी स्थान लेता है, कौन लेता है भैया? नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक या फिर सम्मिश्रण उर्वरक। कौन सा उर्वरक में अग्रणी स्थान लेते हैं? तो वो होगा आपका नाइट्रोजन उर्वरक, याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। देखिए खरपतवार के बारे में पूछा गया है, वो जिसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। खेतों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधे, बिल्कुल, खरपतवार किसे कहते हैं? खेतों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधे को कहते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसलें हैं? रोपण फसलों के बारे में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, रोपण फसलों को नगदी फसल भी कहते हैं, नगदी फसल, है ना। रोपण फसल को क्या कहते हैं? नगदी फसल भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन सी फसल आएगी? कॉफी, चाय, गन्ना, केला या फिर जूट, कौन सी आएगी? देखिए यहां पर रोपण फसलें या फिर नगदी फसलें की बात की जा रही, तो उसमें आपका कॉफी आ जाएगा, चाय आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा और केला आ जाएगा। जूट नहीं होता है ना। जूट क्या है? ये प्राकृतिक रेशा है, जैसे कि आपको सभी को पता होगा। तो जूट नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आती या फिर रोपण फसलों के अंतर्गत नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 1, 2, 3, 4 कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न। भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत जीवकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है? कृषि पर कितने प्रतिशत लोग जीवन यापन करते हैं? कितने लोग निर्भर है कृषि पर? 79, 87, 58 या फिर 42। तो याद रखिएगा प्रतिशत के रूप में 58%। कितने? 58% जीवकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न। सिडिल का प्रयोग निम्न में से किसकी सहायता से किया जाता है? जानवरों, ट्रैक्टर। जो सिडिल होती है ये किस काम आती है? ये बोने के काम आती है ना। आपने ट्रैक्टर के पीछे देखा होगा, तो ये ट्रैक्टर की सहायता से होती है। किसके सहायता से? ट्रैक्टर की। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा नंबर आपका करेक्ट होगा। दूसरा किसमें है? बी वाले विकल्प में है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न। बीजों की नई संकर किस्मों के आविष्कार में किस तकनीक को एक शक्तिशाली पूरक के रूप में मान्यता प्राप्त है? किसकी मान्यता प्राप्त है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नई संकर किस्में हैं, इसे हाइब्रिड बीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको?
हाइब्रिड अपने देखा होगा, सुना होगा आपने कि भाई वो वहां से हाइब्रिड बीज ले आया है ना, तो उसे नई संकर को ही हाइब्रिड बोला जाता है। और ये जो एक शक्तिशाली पूरक के रूप में मान्यता प्राप्त है, किसको, किस तकनीक को है, तो वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को। किसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग को। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण फर्स्ट कब शुरू हुआ था या फिर इसे संचालित कब किया गया था, पूछा गया है। 76-77 में, 77-78 में, 78-79 में या फिर 79-80 में। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी या फिर इसको जब संचालित किया गया था वो किया गया था 1977-78 में। बी वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। घर में अनाज के भंडारण के लिए किन पत्तों का उपयोग किया जाता है? सरल सा प्रश्न है। अनाज का जो भंडारण करते हैं हम, गेहूं का जब हम भंडार करते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? महुए के पत्तों का, सूखे नीम के पत्तों का, धतूरे के पत्तों का या फिर सूखे तुलसी के पत्तों का। अभी हाल ही में तो हम कीटनाशक उसमें रखते जो कि सही नहीं है। पहले क्या होता था, सूखे नीम के पत्ते को रख दिया जाता था जिससे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो उसमें लगने वाले जो कीट है वो उसमें नहीं लगते थे, तो सूखे नीम के पत्ते का प्रयोग करते थे। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संसाधन का खनन समतल भूभागों पर पट्टी खनन जिसे स्ट्रिप माइनिंग भी कहते हैं, भूमिगत खनन जिसे अंडरग्राउंड माइनिंग भी कहते हैं, किसके द्वारा किया जाता है? भूमिगत खनन या फिर भूभागों पर पट्टी खनन। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर पानी, सभी को पता, सरल सा प्रश्न है। ये कोयले के द्वारा किया जाता है, कोयला है ना, कोयला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। छत की खेती, जो छत पे खेती होती है वो किन क्षेत्रों में होती है? तटीय क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर मैदानी में। तो याद रखिएगा, जो छत की खेती होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। कहां पर होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निरंतर एक जैसी फसलों के उत्पादन से परिणाम होता है पोषक तत्वों की कमी होती है। यदि एक ही तरह की यदि हम फसल बोएंगे निरंतर रूप से तो उससे क्या होगा? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, मृदा अपरदन हो जाएगा, अम्लीयता या फिर क्षारीकरण, क्या होगा? सही आंसर होगा उसे मृदा अपरदन होगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, फसल पौधों के बारे में चर्चा करने के बाद रीना अपने छात्रों को फसल के खेत में ले गई। वहां चाहती थी कि उसके छात्र खेत में उगने वाली फसलों की सूची बनाएं, उनके कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन के संदर्भों से जोड़े, खेती की प्रक्रिया को समझे या फिर खेत का अनुभव प्राप्त करे। तो पहले फसल और पौधों के बारे में जानकारी दे देती है, उसके बाद में जो रीना जो शिक्षक है वो छात्रों को फसल के खेत में ही ले जाती है। तो उसका मतलब है कि उनकी कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन के संदर्भों से जोड़े। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। झूम खेती को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है झूम खेती को? स्लेश एंड बर्न खेती, वन रोपण, वृक्षारोपण कृषि या फिर खाद बनाना। सभी को पता है इसका आंसर, झूम खेती को स्लेश एंड बर्न खेती के नाम से जाना जाता है। सात में से स्थानांतरी कृषि, स्थानांतरी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में घुमंतु खेती, घुमंतु खेती के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। यदि आपसे ये पूछ ले कि झारखंड में झूम खेती को क्या कहते हैं तो कुरवा कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देता हूं कुरवा। ये कब कौन से राज्य में कहते हैं? झारखंड में कहते हैं। राजस्थान में झूम खेती को क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख देता हूँ वालरा। ये राजस्थान में कहते हैं वालरा, ये आपका झारखंड में कहते हैं। और श्रीलंका में भी झूम खेती होती है और वहां पर क्या कहा जाता है? झूम खेती को चेना कहा जाता है। श्रीलंका में क्या कहा जाता है? चेना कहा जाता है, याद रखिएगा। और यदि हम यहाँ पर जाने कि भाई झूम खेती कहां पर होती है, किस क्षेत्र में होती है, तो झूम खेती भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है। कहां पर? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। यदि राज्य की हम बात करें तो ये आपका असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है ना। ये भारत के जो राज्य है उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इन जगह झूम खेती होती है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, आंसर मैं आपको बता चुका हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2005 में, 6 में, 7 में या फिर 8 में? कब की गई थी? तो ये की गई थी 2007 में। कब की थी? 2007 में। यदि सन और दिवस पूछे तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2007 को की गई थी। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बीटी। बीटी के आगे सभी को पता होगा भैया क्या आएगा? बीटी रिक्तस्थान वर्तमान में भारत में एकमात्र स्वीकृत जीरम प्रौद्योगिकी बीज है। क्या है? बैगन है, कपास है, मक्का है या फिर सूरजमुखी है। जहां पर बीटी आपने पढ़ा होगा उसके आगे लिखा होता है कपास। बीटी कपास है ना, तो कपास यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जैव उर्वरक का उत्पाद और उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रित नहीं है? प्रश्न को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है, कौन से राज्य में केंद्रित नहीं है ये पूछा गया। जैव उर्वरक का उत्पाद या फिर उपयोग
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। याद रखिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका केरल में नहीं है। कहा नहीं है? केरल में नहीं है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है वो किस राज्य में होती है? तो वो होती पंजाब में। कहां पर होती? पंजाब में। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं, वृक्षारोपण फसल कौन सी नहीं है उसके बारे में बताना। रबड़, चाय, कॉफी या फिर चावल। वृक्षारोपण फसल होती क्या है वैसे? तो वृक्षारोपण फसल उन फसलों को कहा जाता है जिनकी खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। किस प्रकार से की जाती है? व्यापक पैमाने पर की जाती है, या फिर जिसके स्वामित्व और प्रबंधन किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वृक्षारोपण फसल कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी फसल आएगी आपकी, कौन सी फसल नहीं है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सभी को पता भैया चावल नहीं है ना, क्योंकि चावल क्या है? एक प्रकार की खरीफ की फसल है। और इसमें वृक्षारोपण फसल में आपका चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, है ना। ये रबर, चाय, कॉफी ये सभी क्या हो गया? आपका वृक्षारोपण फसल के अंतर्गत आएगी। चावल नहीं आएगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें के बारे में पूछा गया है और 3 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। जूट, प्राकृतिक रेशम या फिर कपास। तीनों ही है। जूट भी आपकी रेशेदार फसल है, प्राकृतिक रेशम भी और कपास भी। राइट आंसर क्या होगा आपका? 1, 2, 3 और फोर्थ वाले विकल्प में लिखा हुआ है और यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? रेशम के बारे में बात की जा रही। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर चीन। यहाँ पर हमारे पूरे विश्व में बात की जा रही है तो भैया ये होगा चीन में। रेशम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चीन में होता है। लगभग होगा आपका 75%। कितना होगा? 75% उत्पादन करता है चीन। फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में रेशम की चार, देखिए भारत में जो अधिकतर जो किस्में पाई जाती है 4 ही प्रकार की पाई जाती है रेशम की, वो है सहतूत, ओक, तरस, मूंगा और एरी। ओक, तरस एक ही है, मूंगा और एरी ये 4 प्रकार की रेशम की जो फसल होती है वो ये 4 ही प्रकार की होती है ना। तो ये कौन से क्षेत्र में होती है? दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या फिर उत्तरी। कहां पर होती है? तो ये उत्तर पूर्वी में होती है। कहां पर? उत्तर पूर्वी में। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। थोड़ी देर पहले ही शायद इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य प्राप्त करने में नहीं किया जाता? पौधा, जानवर, पत्थर या फिर पौधे, जानवर और पत्थर। देखिए सरल सा प्रश्न है, ये पत्थर होगा, है ना। पत्थर का प्रयोग नहीं करते खाद्य प्राप्त करने में, तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जैसे कि टोटल मैंने 55 प्रश्न बताए थे आपको, यहाँ पर एक प्रश्न और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। 56वां प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान का उपयोग घर पर खाद्यान्न के भंडार के लिए किया जाता है, रिक्त स्थान भरे। सरल सा प्रश्न, खाद्यान्न के भंडार के लिए पानी का उपयोग, केरोसिन का, सूखे नीम के पत्ते या फिर चीनी का। तो कुछ समय पहले ही हमने इसका जिक्र किया था, प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन आंसर आपका होगा सूखे नीम के पत्ते का उपयोग घर पर खाद्यान्न के भंडारण के लिए किया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन 56 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।